इट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 12 और हम प्रकाश पढ़ेंगे अब। ठीक है, ये रहा प्रकाश का पूर्व तैयारी के लिए, पाठ की पूर्व तैयारी के लिए ये हमारा पन्ना, और ये रहा हमारा दूसरा पन्ना जिस पर हम काम शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न ही ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तल, परितारिका, 45 डिग्री, परावर्तन कोण और ब्रेल लिपि। तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम का पहला नियम है। ठीक है, तो इसमें परावर्तन 45, आपतन 45, तो परावर्तन भी 45। अब देखो, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। अब चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों की पहचान के लिए, चाक्षुष विकृति युक्त का मतलब हो गया जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं ना, अंधे व्यक्ति, उनकी सहायता के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन कौन सा होता है? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि माने उभरे हुए अक्षर होते हैं, उन्हीं को वो हाथ के ऐसे उंगलियों के जो पोर होते हैं उससे मतलब टच करके, छू करके वो पहचानते हैं और उसी को पढ़ते हैं। तो अगला है ये, परितारिका मानव नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। यानी आँखों का हरा, काला या नीला या हल्का हरा होना, ये सब परितारिका पर निर्भर करता है। तो अगला प्रश्न लेते हैं कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। ये देखिए, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। जो हम लोग शीशे में खड़े होकर देखते हैं ना, दायां हाथ बाएं तरफ दिखता है, ये सब चीजें, तो ये पार्श्व परावर्तन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा, यहाँ ये 4 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, इसमें देखो कि उपरोक्त में से कौन सा चित्र निम्न कथन की पुष्टि करता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो जी, कौन सा दिख रहा है? ये तो छोटा बड़ा हो गया, ये भी छोटा बड़ा, ये भी छोटा बड़ा, ये वाला ठीक दिख रहा है कि ये जितना इधर आता है उधर इतना ही जाता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो, यानी दा चित्र जो है इसका आंसर हो गया, डी वाला। ठीक है, तो किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेकों प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। दो दर्पण ऐसे ऐसे रख लो और बीच में कोई चीज़ रख दो, तो ये इधर का फोटो इधर, इधर का फोटो इधर, ऐसे ये बढ़ता चला जाता है। तो आप अनेकों देख सकते हैं, अपने घर में करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये रहा चौथा प्रश्न कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और ब्रेल लिपि में बिंदुकृत पैटर्न अथवा छाप कितने होते हैं? 63 होते हैं। अब परावर्तन के नियम लिखिए। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये दोनों नियम हैं परावर्तन के। अब अगला कह रहे हैं कि चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं? तो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न अथवा छाप होते हैं। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? तो नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है क्योंकि अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टार्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। समझ में आई? ये लिखना है आपको। अब चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए।
तो प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो इसको लिख दीजिए कि इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। 5वां नंबर का प्रश्न ये कह रहे हैं कि रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तो रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक शंकु, ये तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, यानी इनका कार्य ये है। और शलाकाएं, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, यानी धीमे प्रकाश के लिए इनका कार्य होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों इनके कार्य हो गए। अब अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हो, इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह देना है कि मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों में कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। तो विसरित परावर्तन लिख लीजिए, इधर नियमित परावर्तन। तो इसमें लिख दीजिए, जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इधर लिख दीजिए, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा इसमें लिख दीजिए विसरित की तरफ कि इसमें प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषम परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। और इधर लिख दीजिए, इसमें नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि इसमें नहीं बनेगा, इसमें बनेगा। ठीक है जी। अब 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आलेख खींचिए। तो खींच देते हैं। ये रहा, हमने दर्पण बना दिया। इधर से आपतित किरण आई, यहीं पर ऊपर अविलंब बन गया और ये परावर्तित किरण हो गया। तो इधर से आया, अविलंब के बीच ये आपतन कोण बन गया और इधर से गया परावर्तन कोण बन गया। ये तो आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, परावर्तन को आर से दर्शाते हैं। इनको लिख दीजिए, ये आपतित, ये आपतन कोण इधर वाला, ये परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और ये अविलंब, और ये रहा दर्पण। तो इसका ऐसा लिख दे, चित्र बना देना है आपको। अब ये 9वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसमें परितारिका के महत्व को समझाइए। तो ये रहा मानव नेत्र। तो इसमें सब ऐसा बना दीजिए, ये लेंस होता है, ये इधर का कार्निया कहलाता है, ये परितारिका होती है जिससे वो रंगों का पहचान होता है ना। आँख की कोई काली आँख है, कोई ब्राउन आँख है, कोई नीली आँख है ना। और ये इधर पक्षमाभि पेशी जो ये चिपका के रखती है इन सब चीज़ों को। और ये इधर रेटिना होता है और इधर ये प्रकाशिक तंतु होती है। ये वही रेटिना है जहाँ पर जो हम देखते हैं तो उसकी चित्र उल्टा बनता है, फिर ये यहाँ जाके मस्तिष्क में उसको सीधा हमको समझ में आता है। ठीक है जी। तो ये रहा 9वां नंबर। अब आते हैं हम, उसी में कुछ लिखना भी है, परितारिका के बारे में लिखना है। तो ये लिख दीजिए उसी में कि परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं, तो हम वास्तव में परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। अब कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। ठीक है, तो कैलाइडोस्कोप के बारे में लिख देना है कि दर्पण की एक 15x4 सेंटीमीटर लंबी कांच की पट्टी लेते हैं, प्रिज्म के आकार में जोड़कर इस पर बेलनाकार क्या कर देते हैं, बेलनाकार कागज है ना, बेलनाकार
कागज चढ़ाते हैं, क्या कागज को मोड़ के बेलनाकार बना चढ़ाते हैं। एक सिरे पर गोल गत्ते की डिस्क पर एक छिद्र कर बंद कर देते हैं। दूसरे सिरे पर रंगीन कांच के टुकड़े या छोटे मोटे टूटियाँ टूटी हुई रखकर घिसे हुए कांच की प्लेट से इसे बंद कर देते हैं और आपका ये कैलाइडोस्कोप तैयार है। अब ये बोला इसका उपयोग भी लिख दो। तो दीवारों पर डिजाइन बनाने के लिए उसमें से हम लोग डिजाइन निकाल सकते हैं, कपड़ों पर डिजाइन बनाने के लिए और नए नए पैटर्न की कल्पना करने के काम में भी आता है। अब ये भी कह रहे हैं कि कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए। तो ये देखिए, वो जो तीनों पट्टियाँ थी उसको इस तरह जोड़ा, इस तरह कागज़ के उसमें ये डाला और ऊपर से कागज़ को रैप कर दिया। एक ऊपर से ये दफ्ती में छिद्र बना के लगाया और नीचे एक ये खुरदुरी प्लेट लगा दी और यहाँ पे चूड़ियाँ भर दी जाती हैं। अब ऊपर से देखेंगे चूड़ियाँ, इसको हिलाए लगता हर बार अलग अलग पैटर्न बनेगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इस तरह आपका ये कैलाइडोस्कोप का चित्र ये कहलाया। ऐसे पहले कांच की पट्टियाँ, फिर इसको कागज में ढका, फिर ये इसको बंद कर दिया। तो ये हमारा कैलाइडोस्कोप तैयार हो गया। अब यहाँ पर 11वां नंबर ये कह रहे हैं कि नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो एक तो उचित चश्मे का प्रयोग करना, अधिक धूप या प्रकाश से नेत्रों को बचाना है, नेत्रों को रगड़ने से बचेंगे, पढ़ने के लिए सामान्य दूरी यानी 25 सेंटीमीटर 25 यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी रखना है। उससे ज़्यादा कम करेंगे तो आँख पर दबाव पड़ता है। 25 सेंटीमीटर दूरी का इस्तेमाल करेंगे। सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखेंगे। जैसे कोई टार्च को इकट्ठा आँख पे मार देते हैं, वो ऐसा नहीं करना है। तो पर्याप्त मात्रा में अपने आहार में विटामिन ए को सम्मिलित करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है हम लोग आँखों की देखभाल करने में सक्षम रहेंगे। तो अब प्रोजेक्ट 1 कह रहे हैं कि आस पड़ोस के 5 बच्चों का सर्वेक्षण करिए। 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। तो जी अगर किसी को चश्मा वश्मा लगता है तो इसमें लिख देना है। अब किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन ए युक्त अवयवों का आहार पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। जैसे कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां, कॉड लिवर, तेल, अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता का आहार खाना चाहिए। इतना करना है आपको। अब ये कह रहे हैं कि आँखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो एक तो सीधे सूर्य या तीव्र प्रकाश को देखने से बचना चाहिए। उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। आँखों को बेवजह रगड़ने से बचना चाहिए और पढ़ने के लिए सामान्य दूरी यानी कि करीब करीब 25 सेंटीमीटर का प्रयोग करना चाहिए। प्रोजेक्ट दूसरा कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप करिए तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए लिखिए। तो ये रहा, हमको लिखते जाना है। पहले आप पूरा देख लीजिए किया क्या है। ये दरअसल क्या है, एक कटोरी पानी भरा गया है और खिड़की के पास कहीं रखा गया है जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है। उसमें एक कांच की दर्पण रख दिया गया है। तो सूर्य का प्रकाश जब दर्पण से टकरा के पानी को टकराते हुए ऐसा रख के टेढ़ा करेंगे तो पानी से पड़ेगा, इसमें टकरा तो ये परावर्तन होके निकलेगा। तो ये इसको कहीं पर दीवार में या किसी पर्दे पर बनाएंगे तो ये आपको 7 रंग दिखेंगे। और इसको लिख भी दीजिए कैसे लिखना है कि एक कटोरी में दर्पण की पट्टी यानी ये वाली पट्टी, कौन सी, ये पट्टी रखकर उसमें पानी भरकर खिड़की के पास उसमें सूर्य की किरणें पड़ने देते हैं। प्रतिबिंब को दीवार या पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो हमें विक्षेपण के कारण 7 रंग दिखाई देते हैं। ये देखो जी, 7 रंग दिख गए। तो इस तरह हमारा ये वर्ण विक्षेपण दिख जाता है। तो इस तरह ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।